Good morning to all of you. Today is the topic related to the uh, geomorphic process. Uh, it's a 6th chapter. तो आज हम जो है जियोमॉर्फिक प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ये जियोमॉर्फिक प्रोसेस होता क्या है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इसको अगर हम बात करें कि भूआकृति प्रक्रियाएं, ठीक है ना, तो जितनी भी जियोमॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, तो मतलब जो हमारी अर्थ है और अर्थ के नीचे जो हमारी लेयर्स हैं, ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो है जैसे कोर है, ठीक है, फिर मेंटल है और फिर हमारा जो है क्रस्ट है। तो जितनी भी ये मेंटल के अंदर जो भी प्रोसेस, मतलब जो सेकंड पार्ट के अंदर, ठीक है ना, जो सेकंड पार्ट के अंदर किसी भी तरह की जो हमारी मूवमेंट्स हैं, ठीक है, इन द इनर पार्ट ऑफ द मूवमेंट इज कॉल्ड द जियोमॉर्फिक प्रोसेस। ठीक है ना, जितने भी ये इंटरनली भी हैं, इंटरनली भी हम बात कर सकते हैं और एक्सटर्नली भी बात कर सकते हैं। ठीक है ना। तो जैसे मैंने आपको अब स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग के अंदर जैसे मैंने आपको यहाँ बताया कि जियोमॉर्फिक प्रोसेस जो है हमारा, सबसे पहले वो क्या है कि जितना भी हमारे वोल्केनो हैं या जितने भी हमारे साइक्लोन्स हैं, ठीक है ना, वो किसके द्वारा, जो अर्थ की मूवमेंट के द्वारा, अर्थ के ऊपर जितनी भी तरह की हमारी प्लेट्स हैं, ठीक है, वो मूव करते हैं और नीचे का जो लिक्विड पार्ट है वो मूव करने के कारण जब वो प्लेटें टकराती हैं, सबडक्शंस होता है और उस कारण से क्या है, जो लावा बाहर, जो धरती को, मतलब हम कह सकते हैं कि जब दो प्लेटें टकराती हैं तो धरती को जो मूव करता है और वर्टिकल मूव करता है ऊपर की तरफ और बाहर आता है। और बाहर आने से क्या है कि वो जिस तरह से बाहर आता है, थ्रू किसके थ्रू बाहर आता है, वो वोल्केनो के थ्रू बाहर आता है। ठीक है ना। और जब वोल्केनो आता है, वोल्केनो के साथ ही जो आसपास का एरिया है उसके अंदर जो है हमारा हम कह सकते हैं कि अर्थक्वेक भी हमें उसी एरिया के अंदर ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। जिस एरिया के अंदर ज़्यादातर भूकंप होंगे उसी एरिया के अंदर हमें वो जो है देखने को मिलते हैं। ठीक है। अब इसमें अगर हम बात करते हैं कि दो तरह की हमारे जो है टू टाइप्स ऑफ द, हम कह सकते हैं कि जियोमॉर्फिक प्रोसेस है। ठीक है। द फर्स्ट वन इज द एक्सोजेनेटिक एंड द इंडोजेनेटिक फोर्स। ठीक है ना। तो जितनी भी हमारी हम बात करते हैं कि जो हमारी इंडोजेनेटिक फोर्स है, ठीक है ना, इंडोजेनेटिक फोर्स जो है वो हमारी ज़्यादातर ग्रेडियंट्स बेस के ऊपर होती है। ठीक है ना, जितनी भी है, जिसमें हमारा डायस्ट्रॉपिकल्स होता है, ठीक है, और वोल्केनोस होता है। ठीक है। तो वोल्केनिज्म होता है। तो इसमें डायस्ट्रॉपिकल्स क्या है, सबसे पहले हमें इसको देखना है कि जिस तरह से सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो हमारी फोर्सेस जो हैं इंटरनली वर्क करती हैं उनको हम करते हैं इंडोजेनेटिक फोर्स। मतलब जो अर्थ के अंदर वर्क करती हैं वो हमारी है इंडोजेनेटिक फोर्स। ठीक है ना। एक्सोजेनेटिक फोर्स में क्या है, जितने तरह की हमारी हम बात कर सकते हैं कि अर्थ के ऊपर जितनी भी हमारी विंड्स चलती हैं, जितनी तरह की हमारी मूवमेंट्स हो रही है, ठीक है, जो हमें पर्टिकुलरली दिखाई दे रही है, लेकिन प्रोसेस बहुत ज़्यादा लंबा है जिस कारण से क्या है, हमें वो चीज़ इतनी दिखाई नहीं देती है, हम कह सकते हैं। तो वो हमारी जो है एक्सोजेनेटिक फोर्स हम बात कर सकते हैं। ठीक है ना। तो इसके अंदर अगर हम बात करें द एक्सटर्नल फोर्स, हम कह सकते हैं कि द अर्थ सरफेस इज बीइंग continuously subject to the external force originated within the earth atmosphere and by the inner force from within the earth. The external force are known as a exogenetic force and the internal force is known as a endogenetic force. The action of the exogenetic force resulting in the
wearing down of the relief elevations and the filling up of a basin and depression on the earth surface. The phenomena of the wearing down of the relief variations of the surface of the earth through the erosion is known as a gradient. ठीक है ना। तो मतलब कहने का क्या है कि जो हमारे सरफेस है, जो हमारा धरातल है, ठीक है ना, उसका कारण क्या है, उसके कारण हमारा जो है कुछ पार्ट इरोजन होता है और कुछ पार्ट जो है अप होता है, ठीक है ना। तो उनके अंदर क्या है, एक पार्ट तो क्या है अप है और एक पार्ट डाउन है, मतलब अप पार्ट और डाउन पार्ट, इन दोनों के बीच के जो डिफरेंस को क्या है, ठीक है ना, हम इनके डिफरेंस को जो इनके बीच के डिफरेंस है उसको कम करना हो, ठीक है, तो कम करने को जो है हम ग्रेडियंट्स कह सकते हैं, ठीक है ना। ग्रेडियंट्स होता है एक तरह का हमारा जो है धरातल है, संतुलन क्या है, ठीक है। तो कहते हैं कि धरातल पर अपरदन के माध्यम से उच्चावच के मध्यम अंतर के कम होने को तल संतुलन कहते हैं, ठीक है ना। भाई जितना भी हमारा जो है पार्ट अप एंड डाउन वाला जो पार्ट है, ठीक है ना, उनके बीच के डिफरेंस को हम क्या सकते हैं, ग्रेडियंट्स कह सकते हैं, संतुलन कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा जो है डायस्ट्रोपिकस, ठीक है ना। तो डायस्ट्रोपिक्स क्या है, डायस्ट्रोपिक हमारा दो तरह से इसके अंदर आता है, इसके अंदर आता है, ठीक है ना। डायस्ट्रोपिक्स मतलब क्या है, जितनी भी तरह की हमारी उच्चावच है, जितने भी तरह की हमारी अर्थ की मूवमेंट्स हैं, ठीक है ना, उस कारण से क्या है कि वो अर्थ के ऊपर जो मूव कर रहे हैं, ठीक है, मूव करने के बाद हमारा जो फोर्सेस है वो बाहर की तरफ आती है, ठीक है ना। हम कह सकते हैं कि ऑल द प्रोसेस द मूव एलिवेशन और बिल्डअप पोर्शन ऑफ द अर्थ क्रस्ट कम अंडर द डायस्ट्रोपिक्स, ठीक है ना। तो जितने भी तरह की हमारी मूवमेंट है, ठीक है ना, जैसे मान लो कोई अर्थ से जो है हमारा लावा, हम कह सकते हैं कि कोई ज्वालामुखी फटा और वो लावा जो है बाहर आया, ठीक है, बाहर आकर उसने इस तरह से मूव किया, मतलब इस तरह से एक हमारी स्ट्रक्चर बन गई, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर क्या है कि अर्थ की जितनी हमारी, अगर अर्थ को हम बात करते हैं कि वो भी एक कर्वेचर है, ठीक है ना, उसकी भी एक, वो भी एक जो है हम कह सकते हैं लहरदार एक सतह की तरह है, ठीक है ना। जितनी उसकी सतह है वो लहरदार है, तो उस कारण से क्या है कि वो एक जगह पर हम कह सकते हैं कि सपाट नहीं है, है ना, उसके अंदर भी कहीं ना कहीं पे मूवमेंट है। तो वो मूवमेंट है, ठीक है, वही हमारा जो है कर्वेचर है, वही हमारा एलिवेशन है, और उसी मूवमेंट के कारण ही जो हमारा बिल्डअप एरिया जो पोर्शन है, जिस तरह कारण उसके कारण ही हमारा पर्वत पठार मैदान, ठीक है ना, माउंटेन एरिया है, प्लेटो एरिया है, और हमारी डीप सी जितने भी हमारी खाइयाँ ट्रेंच हैं, वो सारियाँ उसी के कारण ही जो है हमारे बनी है, उसका उसी को ही हम क्या है डायस्ट्रोपिक्स बोलते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हमारा जो आता है नेक्स्ट क्या है, वोल्केनिज्म, ठीक है। तो वोल्केनिज्म जो है हमारा वो भी एक तरह का प्रोसेस है, ठीक है। अब इसके अंदर भी जो है हम बात कर सकते हैं कि एक सॉरी इसके अंदर थोड़ा सा और हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि इसके अंदर जो है हमारी कुछ चीज़ें इंक्लूडेड हैं, ठीक है। वो क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड हैं कि इसके अंदर जो है जितना भी हमारी जितनी भी हमारी माउंटेन रीजन, ठीक है ना, और क्रस्ट की जो जितनी भी हमारी लंबी हम कह सकते हैं कि लेयर्स हैं, उन सारों को प्रभावित करने के अंदर जो है इफेक्टिव करने में डायस्ट्रोपिक्स का जो मेन रोल है, ठीक है। और जितने भी हमारे अर्थ के ऊपर बड़े बड़े जितने भी हमारे माउंटेन्स बने हैं, जितने हमारे जो है हम बात कर सकते हैं कॉन्टिनेंट्स बने हैं,
ठीक है, उन सभी का प्रोसेस भी जो है डायस्ट्रॉपिक्स के अंदर ही आता है। अगर हम इसको बात करें हिंदी के अंदर तो इसको जो है हम पटल विरूपण बोलते हैं। ठीक है, तो पटल विरूपण का मतलब यही हुआ भी जो हमारी पटल मतलब जो हमारा अर्थ है उसके ऊपर जो है उसके अंदर जो है उसका रूप चेंज होना, मतलब एक अर्थ को कोई चीज फाड़ कर जो है बाहर आती है और उस कारण से क्या है उस अर्थ की जो हम कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, अगर सपोज कोई अर्थ सेम प्लेन थी लेकिन जैसे ही कोई वॉल्केनो बाहर आया तो अब ये इसके ऊपर जो है इसका लावा सारे का सारा फैल गया। ठीक है ना, अब लावे के फैलने के कारण क्या है इसके अंदर क्या है हमारी कुछ पार्ट ऊंचाई पे चला गया, कुछ पार्ट जो है नीचा रह गया और जिस कारण से जो इसकी एक तरह की हम कह सकते हैं कि कर्वेचर एक स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है ना, और इसी के ऊपर ही सारी चीज़ें जो है वो बिल्डअप हो गई। ठीक है ना, चाहे वो नेचुरल चीज़ें बिल्डअप हो गई और चाहे वो हमारी जो है हम कह सकते हैं कि ह्यूमन फैक्टर ने अपनी जितने भी सेक्टर्स हैं उनको जो है डिवाइड कर दिया, जो भी उसके हम कह सकते हैं रीचेबल सेक्टर्स हैं उन सभी को वो पहुंच गए। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है वोल्केनिज्म। ठीक है ना, इसके अंदर क्या होता है कि जितने भी हम अगर ज्वालामुखी बोलते हैं तो इसके अंदर क्या है जितने भी हमारी जो हमारी शेल होती है ना, वो पिघली हुई शेल होती हैं। ठीक है, या फिर हम उसको लावा कह सकते हैं, मैग्मा कह सकते हैं। तो वो क्या है हमारा इंटरनल पार्ट से ही जो है वो बाहर की तरफ आता है। ठीक है, और इसके अंदर क्या है हम उसको वोल्केनिज्म बोलते हैं। जैसे मैंने अभी इसमें बताया आपको कि जो अंदर का पार्ट है, जो यहाँ पर जितनी भी हमारी लेयर्स हैं, ठीक है ना, वो लेयर्स जो है एक लिक्विड फॉर्म के अंदर होता है। जैसे मान लो दो प्लेट्स जो है वो टकराएंगी, लेकिन जो प्लेट नीचे जाएगी, ठीक है, तो इसका पार्ट ये टूट जाएगा। टूटने से कारण क्या है ये जो सॉलिड पार्ट है वो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाएगा और यहाँ से जो है जब ये दो प्लेटें आपस में आएंगी तो ये पार्ट टूट जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से जो है ज्वालामुखी को आने का रास्ता मिल गया। ठीक है ना, और आने के बाद क्या वो हमारा बाहर आएगा और उसको जो है हम वोल्केनिज्म बोलते हैं। ठीक है ना, उसके बाद हमारा आता है एक्सोजेनेटिक फोर्स, मतलब बाहर की जितनी भी हमारी फोर्सेस हैं वो हमारी सारी की सारी डिपेंड ऑन द किसकी डिपेंड पे इस पे ज़्यादातर किसके अर्थ मूवमेंट के ऊपर। ठीक है ना, अर्थ मूवमेंट के ऊपर, मतलब जो हमारी अर्थ हम अर्थ मूवमेंट भी कह सकते हैं और अर्थ रोटेशन भी कह सकते हैं। ठीक है ना, सारी की सारी, और एक हमारा जिसको बोलते हैं हम इंसोलेशन। ठीक है, सूर्य तप, सूर्य तप। तो ये हमारे प्रोसेस हैं, इसके ऊपर ही ये डिपेंड करता है क्योंकि सूर्य तप किस पे डिपेंड करेगा हमारा एयर प्रेशर के ऊपर, है ना, और एयर प्रेशर किस पे डिपेंड करेगी हमारी विंड के ऊपर डिपेंड करेगी। तो ये सारे के सारे फैक्टर इसी पे हैं। ठीक है ना, जहाँ पर टेम्परेचर होगा, ठीक है, टेम्परेचर भी डिपेंड करेगा, इंसोलेशन टेम्परेचर को डिवाइड करेगा। भाई जहाँ जहाँ पर ज़्यादा हमारा इंसोलेशन होगा, सूर्य ताप ज़्यादा होगा, वहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होगा। टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो एयर प्रेशर की बेल्ट जो है वो क्रिएट होंगी। कहीं पर लो प्रेशर होगा, कहीं पे हाई प्रेशर होगा। अब जब लो प्रेशर और हाई प्रेशर होगा तो फिर क्या होगा, विंड का निर्माण होगा। ठीक है ना, मतलब हमारी हवा चलेगी और हवा चलने के साथ क्या है, जब हवा चलेगी तो जितने भी हमारे पार्ट हैं, जितने भी हमारी अर्थ के ऊपर हम कह सकते हैं कि जितने भी हमारी अर्थ पे क्रिएटिविटी है, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, उन सभी को फिर क्या होगा कि उनको रिमूव करने के लिए उनके ऊपर जो है अपना केमिकली मैकेनिकली सारे वर्क करने के लिए क्या है हमारी एक्सोजेनेटिक फोर्स जो है वो वर्क करती है। ठीक है, इसमें सबसे पहले आता है हमारा वेदरिंग। ठीक है, अब वेदरिंग अगर हम बात कर सकते हैं कि वेदरिंग क्या है, सबसे पहले हमें वेदरिंग के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है ना,
अब इसके अंदर एक 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 फैक्टर आता है इसके अंदर जिसको बोलते हैं हम स्ट्रेस। ठीक है ना। स्ट्रेस क्या होता है, जैसे एक मेंटली स्ट्रेस होता है वैसे ही एक जो है ये एक एक्सोजेनेटिक फोर्स का ही पार्ट है। ठीक है ना। इसको बोलते हैं हम स्ट्रेस। ठीक है। तो गुरुत्वाकर्षण बल जो है हमारा ढाल युक्त सतह वाले धरातल पर कार्यरत होता है तथा ढाल की दिशा में ही पदार्थ को संचालित करने प्रति इकाई क्षेत्रफल का अनुप्रयुक्त बल को जो है हम स्ट्रेस कहते हैं। ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट अपॉन ऑल द all earth materials having a sloping surface and tend to produce movement of the matter in down slope direction and the force applied per unit area is called the stress। ठीक है ना। जैसे कि कोई भी मूवमेंट, कोई भी ऊंचे पार्ट के ऊपर से कोई भी चीज़ जो है वो नीचे की तरफ उसको धक्का लगाती है। ठीक है। ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है ना। वो ये पार्ट यहाँ पर कोई भी डेब्रिस पड़ा है, ठीक है ना, तो इसको नीचे की तरफ जो है धक्का लगाएगी ताकि ये नीचे की तरफ गिरे। ठीक है ना। तो उसको क्या है हम स्ट्रेस बोलते हैं। किसी भी हम कह सकते हैं कि सॉलिड पार्ट के ऊपर जो है वो हमारा आ सकता है। इसके अंदर हम कह सकते हैं कि किसी भी प्रकार का पुश पुल किसी भी तरह से वो उत्पन्न हो सकता है। ठीक है। उसके बाद हमारा इसके अंदर आता है, सबसे पहले आता है हमारा सॉल्यूशन। ठीक है ना। किस तरह से जो है हमारा जो पार्ट है वो वर्क करता है सबसे पहले हमारा। ठीक है। वेदरिंग हमने देखा कि जितने भी हमारे अपक्षय के अंतर्गत वायुमंडलीय तत्व के धरातल पदार्थ पर किस प्रकार से क्रिया सम्मिलित है। ठीक है। अपक्षय के अंतर्गत अनेक प्रक्रियाएं होती हैं। ठीक है ना। अगर हम बात करें एक कॉमन सी भाषा के अंदर, ठीक है, तो क्या है, अपक्षय को मौसम और जलवायु के कार्य के माध्यम से शैलों के यांत्रिक विखंडन एवं रासायनिक नियोजन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ठीक है ना। कि जैसे ही जो हमारी वेदरिंग होती है, ठीक है, वेदरिंग क्या होता है, किसी तरह का हम कह सकते हैं कि जैसे कोई हमारी आ, ये एक हमारी जो है माउंटेन है। ठीक है ना। तो इसके ऊपर ये हमारी विंड चल पड़ी, इधर से ये विंड चली। ठीक है। तो इसके ऊपर इसने क्या किया, हमारी मैकेनिकल मतलब इसको तोड़ना फोड़ना शुरू कर दिया। ठीक है ना। और उसके बाद क्या है इसके अंदर अगर मान लो इसके साथ में अगर वाटर प्लस हो जाए, ठीक है, तो फिर इसके ऊपर जितने भी तरह के हमारे सॉल्यूशंस हैं वो इसके साथ में मिलकर क्या है वो हमारी केमिकल रिएक्शन का काम करते हैं। ठीक है ना। उस कारण से क्या है इसके अंदर भी जो है, जैसे मान लो हम कह सकते हैं कि जैसे जब रेनफॉल आती है ना, तो चक्रवात आता है या रेनफॉल आती है तो क्या है वो अपने साथ में वाटर उनके अंदर इंक्लूडेड होता है, क्योंकि रेनफॉल आती है तो नेचुरली उसमें जो है वाटर इंक्लूडेड होगा। तो पानी की बौछारों के कारण क्या है ये केमिकल रिएक्शन होता है। इसके अंदर अलग अलग तरह के हमारे मटेरियल्स होते हैं जिससे ये बनी होती हैं। माउंटेन बना होता है जिससे, ठीक है ना। उस कारण से क्या है वहाँ पर उसको तोड़ना, केमिकली रिएक्शन भी उसमें आता है। तो केमिकली और मैकेनिकली, ठीक है, और बायोलॉजिकली सारे के सारे वेदरिंग इसी के अंदर आते हैं। उसी के बारे में हम पढ़ेंगे, ये आगे उसी के बारे में बताया केमिकल। उसके बाद हमारा जो है ये फिजिकल है और फिर हमारा बायोलॉजिकल। तो सबसे पहले आता है केमिकल, तो इसमें आता है सॉल्यूशन। ठीक है ना। सॉल्यूशन क्या है, ठीक है ना। इसके अंदर मेनली जब भी जो भी हमारा कोई मटेरियल है उसके अंदर क्या है हमारा एसिड। एसिड जैसे हम कह सकते हैं कि पीएच वैल्यू होती है, अलग अलग चीज़ों की अलग अलग पीएच वैल्यू होती है। ठीक है। जैसे मान लो पानी की है तो 7 है ना, 7 पीएच वैल्यू है। अगर मान लो 7 से कम होगा तो उसके अंदर जो है हमारा एसिड ज़्यादा होगा। ठीक है ना। और अगर उससे 7 से ज़्यादा होगा तो हमें पता है उसके अंदर मॉलिक्यूल्स जो है वो ज़्यादा इंक्लूडेड होते हैं। ठीक है ना। तो किसी भी पदार्थ के अंदर क्या है जब अम्ल घुल जाते हैं तो घुले हुए तत्वों को जल या अम्ल के घोल कहते हैं। ठीक है ना। तो जितने भी जो पार्ट हैं वाटर प्लस
जो है जितने भी हमारे एसिड्स होते हैं वो इंक्लूडेड इज कॉल्ड द सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो जितने भी पार्ट जो है वो पानी के अंदर घुले होते हैं, ठीक है, और प्लस उसके साथ में एसिड भी घुले होते हैं, इज कॉल्ड द सॉल्यूशन, ठीक है ना। हम कह सकते हैं कि जैसे मान लो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बात करते हैं, घर पर हम जो है पेंट करवाते हैं या चूना करवाते हैं, ठीक है ना। तो चूने की दीवार पे अंदर क्या है, अब चूना चाहिए जो है वो एक ड्राई फॉर्म में होता है, जब उसमें पानी मिला दिया जाता है तो एक तरह का वो सॉल्यूशन बन जाता है, क्योंकि एसिड उसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं। जैसे आप देखोगे कभी भी पानी अगर उसमें डाला जाता है तो बुलबुले से उठते हैं, है ना। तो इट मीन्स क्या है कि वाटर इंक्लूड किया हमने एसिड के अंदर, तो क्या है वो रिएक्शन करने लग गया, इज कॉल्ड द सॉल्यूशन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा कार्बोनेशंस, ठीक है। तो कार्बोनेशन प्लस बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट प्लस बाइकार्बोनेट, ये दो फैक्टर होते हैं हमारे, ठीक है ना। ये नीचे बता देता हूँ आपको। इसमें आता है, सबसे पहले आता है हमारा कार्बोनेट प्लस बाइकार्बोनेट, ठीक है। कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट ये दो तरह के हमारे जो है मिनरल्स हैं, ठीक है। इनके प्रोसेस, इनके प्रक्रिया का जो प्रतिफल है वो हमारा कार्बोनेशंस कहलाता है, ठीक है ना। कि किसी भी पदार्थ के अंदर जो है कार्बोनेट और बायोकार्बोनेट, ये दो ही चीज़ें होना ज़रूरी है। दो चीज़ों के द्वारा ही जो है हमारा कार्बोनेशिक जो है वो प्रोसेस वर्क करता है, ठीक है ना। उसके बाद आता है हमारा हाइड्रो हाइड्रेशन, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, जितना भी हमारा जल का संयोजन योग है खनिज एवं जल धारक करके विस्तृत हो जाता है, और एवं ये विस्तार पदार्थ के आयतन और शैल में वृद्धि का कारण बनते हैं, ठीक है। तो हाइड्रेशंस क्या है, इसके अंदर क्या है, जितना भी हमारा वाटर है, अगर हम बात करते हैं सॉल्यूशन की तो एक तरह का सॉल्यूशन ही है कि इसके अंदर जितने भी हमारे जो है एसिडिक प्लस इसके अंदर वाटर जो है वो इंक्लूडेड हो जाता है, ठीक है ना। जिस कारण से क्या है यहाँ पर हमारा जो हम कह सकते हैं कि जो इसके अंदर मिनरल्स हैं, वो मिनरल्स को जब मिनरल्स प्लस पानी, ठीक है, मिनरल प्लस वाटर, तो जब वाटर के अंदर वो पूरी तरह से जो मिनरल्स हैं वो डूब जाते हैं, अपनी सारी पावर्स को इसके अंदर ही इंक्लूडेड कर लेते हैं, वाटर्स के अंदर ही इंक्लूडेड कर देते हैं, इस कॉल्ड द हाइड्रेशंस, ठीक है ना। और इस कारण से क्या है कि जब ये इफेक्ट करेगा, ठीक है, एज ए वेदरिंग अगर हम कह सकते हैं एक्सटर्नल प्रोसेस के रूप में, कि किसी भी पार्ट पे मान लो ये माउंटेन है, इस पार्ट के ऊपर ये इफेक्ट करेगा हाइड्रेशंस, ठीक है ना। अगर मान लो तो वो हमारा जो है वो पार्ट उस वेदरिंग का वो उसमें वेदरिंग होना शुरू हो जाएगा। सपोज हमने कोई एक जग लिया और उसको जो है काफ़ी हाइट से जो है नीचे पानी गिराना शुरू कर दिया, तो क्या होगा, जहाँ पर हम पानी गिराएं वो पार्ट जो है नीचे की ओर जाना शुरू कर देगा, नीचे मतलब उसके अंदर जो है होल होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इस कॉल्ड द हाइड्रेशन प्रोसेस, ठीक है ना। तो मतलब हम पानी को प्रोसेस के थ्रू जो है और उसके अंदर मिले हुए केमिकल रिएक्शन के द्वारा जो है हम उसको प्रोसेस करवाते हैं, ठीक है। इस कॉल्ड द हाइड्रेशंस। उसके बाद है ऑक्सीडेशन एंड द रिडक्शंस। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की बात करते हैं कि इसके अंदर हमारे ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड के निर्माण से जो है हमारा जितने भी मिनरल्स हैं और प्लस ऑक्सीजन का संयोग है, ठीक है ना, उसी को क्या है हम ऑक्सीडेशन या रिडक्शंस बोलते हैं, ठीक है ना। इसके अंदर क्या है, इस प्रोसेस के अंदर क्या है, जितने भी हमारा आयरन है या मैग्नीशियम है या सल्फर है, ये सबसे ज़्यादा मात्रा में होते हैं, ठीक है ना। और ऑक्सीजन प्रक्रिया के अंदर क्या है कि ऑक्सीजन के योग के कारण पैदा हुई व्यवधारणा से शेल का टूटना जारी हो जाता है, और ऑक्सीडेशन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो लोहा धारक बायोटाइट
ओलिवाइट एवं पायरक्स जैसे खनिजों को प्रभावित करती है। ठीक है ना। तो ये ऑक्सीडेशन होने पर क्या है, लोहे का लाल रंग जो है वो भूरे रंग या पीले रंग में परिवर्तित होना शुरू हो जाता है। जैसे हमने देखा कि लोहे को के ऊपर पानी की थोड़ा सा रिएक्शन हो जाए और उसके बाद क्या है, या फिर हम देखते हैं कि ये ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हमें ज़्यादातर विंटर वेकेशन में देखने को मिलता है, क्योंकि टेम्परेचर डाउन होता है, प्रोसेस उसके अंदर पानी में मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है और उस कारण से क्या है, अगर वो बाहर पड़े हुए लोहे के ऊपर जो है वो वाटर इफ़ेक्ट करता है तो क्या है, वो लोहा जो है उसको जर लगना शुरू होता है। जर लगने के कारण क्या है, वो पीला सा होना शुरू हो जाता है। ठीक है ना। तो क्या है, वो ऑक्सीडेशन उसको बोलते हैं। ठीक है ना। और ये सारे प्रोसेस जो है वो हमारे इन्वायरमेंट में ही होते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा फिजिकल वेदरिंग। ठीक है ना। अब फिजिकल वेदरिंग के अंदर क्या है, जितने भी तरह की हमारी फिजिकल वेदरिंग वर्क करती है। ठीक है ना। जैसे मान लो हम बात करते हैं कि थ्रू जितने भी, अगर हम बात करते हैं कि ग्रेविटी के कारण, ठीक है ना, ग्रेविटी है के कारण क्या है, जो प्रेशर हर ऑब्जेक्ट के ऊपर डाला जाता है, जो हर प्रेशर है, विंड, चाहे वो विंड का प्रेशर है, चाहे वो हमारा टेम्परेचर है, ठीक है ना, तो उन सभी का के द्वारा क्या है, उस चीज़ को, जो हमारा पार्ट है उसको क्या है, फिजिकली जो है उसके ऊपर प्रोसेस होता है। इस कॉल्ड द फिजिकल वेदरिंग। ठीक है ना। जैसे हम किसी पार्ट को छेनी हथौड़े से तोड़ना शुरू कर देते हैं, मान लो कोई पत्थर है, तो वो हम उसमें फिजिकली क्या कर रहे हैं, उस चीज़ को तोड़ रहे हैं। ठीक है ना। तो उसमें फिजिकली वेदरिंग कर रहे हैं। तो वैसे ही जितने भी हमारे जैसे इंसोलेशन है, ग्रेविटी है, वाटर है, टेम्परेचर है, एयर प्रेशर है, ये सारे के सारे पार्ट जो है वो फिजिकल का ही पार्ट है। ठीक है ना। उसके बाद है बायोलॉजिकल वेदरिंग। इसके अंदर क्या है, जितने भी तरह के, जैसे मान लो जो अर्थ के नीचे रहते हैं, जैसे मान लो स्नेक्स हैं या फिर मान लो रैट्स हैं, वो सारे क्या करते हैं कि एक माउंटेन है उसको क्या है, वो कुरेदना शुरू कर देते हैं, उसमें बिल बनाते हैं। ठीक है ना। तो वो भी एक तरह की वेदरिंग करते हैं। इस कॉल्ड द बायोलॉजिकल। या फिर हम बात कर सकते हैं जो ट्री है, ठीक है ना, ट्री हो गया, ट्रीज, और हमारा रैट हो गया। ठीक है। ट्री हो गया, रैट हो गया, या फिर ट्री ट्री कैसे वो करता है, ट्री की जो जितनी भी हमारे नीचे रूट्स हैं, वो रूट्स क्या करती हैं, वो जैसे मान लो एक पेड़ है, ठीक है, और पेड़ के नीचे जो है सारी जड़ें हैं, वो जड़ें क्या है, रूट्स जो है हमारी वो नीचे फैलना शुरू कर देती है। तो क्या है, वो भी एक तरह की हमारी जो है वेदरिंग करती हैं। ठीक है ना। और इन्हीं के अगर हम बात करते हैं कि जो हमारा, जैसे मान लो किसी अपना माउंटेन का पार्ट है, उसके अंदर भी नीचे बिल बनाकर रैट्स रहते हैं, स्नेक्स हैं, ये सारे के सारे क्या है हमारे, मतलब एनिमल्स हैं, सारे के सारे जितने भी तरह के। ठीक है। मतलब कुछ हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं अर्थ के, और जो मतलब एक बायोलॉजिक फैक्टर को सहारा देते हैं। ठीक है ना। कि किस तरह से ये बायोलॉजिकल हमारी जो है प्रोसेस होता है। ठीक है ना। उसके बाद हम अगर हम बात करते हैं स्पेशल इफ़ेक्ट के बारे में, स्पेशल इफ़ेक्ट ऑफ द वेदरिंग। ठीक है। इसके अंदर सबसे पहले हमारा जो स्पेशल इफ़ेक्ट है, ठीक है, उसकी बात करते हैं। तो स्पेशल इफ़ेक्ट के अंदर हमारा जो है, इसके अंदर हमारे प्रोसेस की बात करते हैं कि किस तरह से जो है हमारा जो हमारी शैलें हैं उसके ऊपर क्या है प्रोसेस होता है, किस तरह से, अगर मैं इसको थोड़ा सा आपको बताऊं, ठीक है ना, तो हम कह सकते हैं कि जितना भी हमारा oxygenation है, this have already been explained under the physical weathering process of the uploading, thermal construction and expansion, and the salt weathering explanation is the result but not a process. Flaking
of more or less curved sheet or shell from over the rock and the bedrocks result smoothing and the rounding surface। ठीक है ना। ऑक्सीलेशन कैन अक्कर ड्यू टू एक्सपेंशन एंड द कंस्ट्रक्शन इंक्लूडेड बाय द टेम्परेचर चेंज। तो जो हमारा ऑक्सीफिलेशन जो प्रोसेस है, ठीक है ना, उसके अंदर क्या है कि वो एक तरह की जो हमारी रॉक है या बेड रॉक्स है, ठीक है ना, तो उसके जितना भी हमारी स्ट्रक्चर्स हैं उसके सरफेस को वो क्या करता है, या तो स्मूथ करता है, राउंड सरफेस करता है, ठीक है ना। और उसके ऑक्सीफिलेशन के कारण ही क्या है, जितना भी हमारा कंस्ट्रक्शन इंक्लूडेड बाय द टेम्परेचर चेंज, तो जितना भी हमारा तापमान है वो भी उसके द्वारा ही हमारा जो चेंज होता है, ठीक है ना। तो ये भी कुछ सम हमारे एक स्पेशल इफेक्ट है वेदरिंग का भी, किस तरह से जो है वो मूव करता है, ठीक है ना, किस तरह से जो है एक तरह से जो है प्रोसेस होता है। जैसे मान लो कोई माउंटेन है, वो फैलाव कर रही है, सिकुड़ रही है, ठीक है ना, तो उसके अंतर्गत क्या है, वो टेम्परेचर एक फैक्टर है, ऑक्सीफिलेशन एक फैक्टर है, जिसके अंदर जो है ये एक्सपेंड करती है या फिर नैरो होता है। जब भी कोई पार्ट जो है, जैसे मान लो कोई मूवमेंट है, माउंटेन है, तो उसमें क्या है, वो एक्सीफिलेशन का जो पार्ट है वो हमारा वर्क करता है, वो भी एक स्पेशल इफेक्ट की तरह जो है वेदरिंग का जो है हमें सहारा देता है, ठीक है। उसके बाद सिग्निफिकेंस, क्या महत्व है हमारा, तो क्या है कि जब भी कोई पार्ट जो है वो टूटना शुरू कर देता है, जैसे मैंने आपको अगर हम बात करते हैं तो मैं आपको एक उसके थ्रू बताता हूँ कि किस तरह से जो है हमारा ये मूवमेंट होती है, सिग्निफिकेंस किस तरह से होता है, ठीक है ना। तो सिग्निफिकेंस के अंदर क्या है हमारा कि जो वेदरिंग प्रोसेस है वो सारे का सारा हमारा वर्क करता है, किस तरह से क्या है कि छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में जो हमारा वेदरिंग है वो एक प्रोसेस के द्वारा, उसमें क्या है, जो इतनी भी हमारी शेल है वो छोटे छोटे माइन्यूट टुकड़ों के अंदर क्या है टूटना शुरू तोड़ने और तथा न केवल आवरण प्रस्तर और मृदा निर्माण के लिए मार्ग प्रशस्त होती हैं, अपितु अपर्दन और वृत्त संचलन के लिए भी उत्तरदायी होती हैं। जैसे जैव मात्रा एवं जैव विविधता प्रमुख वन की देन तथा वन अपक्षारी प्रवाह की गहराई पर निर्भर करता है। यह शैलों का अपक्षय न होकर अपर्दन का कोई महत्व नहीं होता है। इसका अर्थ यह है कि अपक्षय वृद्ध क्षार अपर्दन उच्चावच के लघुकरण में सहायता करता है और एक स्थलाकृति अपर्दन पर परिमाणित है। शैलों का अपक्षय निक्षेपण राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए अति महत्वपूर्ण है, ठीक है, और मूल्यवान खनिज जैसे लोहा, मैग्नीशियम आदि के लिए भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, ठीक है ना। तो किस तरह से क्या है कि जब कोई भी हमारी अर्थ के ऊपर मूवमेंट होती है, ये कह रहा है कि जो हमारे सेकंड जो पार्ट है, हम बात करते हैं कि जो हमारा अर्थ का ये जो मेंटल पार्ट है, इसी के अंदर ही हमारे अलग अलग तरह के खनिज है। जब ये पार्ट बाहर आता है, ठीक है, ऐसे हमें माउंटेन के रूप में ये दिखाई देता है सॉलिड फॉर्म के अंदर। जब ये किसके थ्रू, जो हमारा वोल्केनो है, ज्वालामुखी के थ्रू बाहर आता है, तो ये सॉलिड फॉर्म के अंदर हमें दिखाई देता है। तो इसके अंदर क्या है कि बहुत मूल्यवान बहुमूल्यवान जो है हमारी इसके अंदर हम बात कर सकते हैं कि अलग अलग तरह के हमारे जो है मिनरल्स हमें देखने को मिलते हैं। जैसे इसमें लोहा है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम है, तांबा है, ये सारे के सारे क्या है, तो ये हमारी एक तरह की इकोनॉमी को डेवलप करने के अंदर जो है बहुत मेन कारगर सिद्ध करते हैं, ठीक है ना। और ये एक तरह से जो हमारा हम जैसे हम माइनिंग करते हैं, ठीक है ना, किस तरह से हम जो है एक सुरंग बनाते हैं या फिर हम किसी माउंटेन को तोड़ते हैं, ठीक है ना। तो वैसे ही जो अर्थ है वो भी हमारी अर्थ के ऊपर जितनी भी एक्टिविटी है, जैसे मान लो वो माइनिंग है जो मैं बात कर रहा हूँ, वो हमारा बायोलॉजिकल के अंदर आता है। बायोलॉजिकल तो एक हमारा तरह का भी ये एक तरह का जो है नेचुरल फैक्टर है। किस तरह से ट्री है या फिर अलग अलग एनिमल्स हैं वो सारे वर्क करते हैं, लेकिन अगर हम
ह्यूमन की बात करते हैं तो किस तरह से वो अपनी टेक्नोलॉजी के द्वारा जो है वो इफ़ेक्ट करता है ना, किस तरह से वो मतलब माइनिंग करता है और किस तरह से एक माउंटेन के अंदर होल बनाता है थ्रू ब्लास्ट के द्वारा, और किस तरह से वो पार्ट के अंदर से अगर हमने कोयला निकालना है या हमने सुरंग बनानी है तो क्या होगा, फिर हम उस पार्ट के अंदर क्या है ब्लास्ट करते हैं ताकि वो पार्ट जो है टूट जाए और हम उसके अंदर जो है जाकर उसके अंदर जितने भी मिनरल्स हैं उनको प्राप्त कर सकें। ठीक है, तो ये भी एक तरह का और अर्थ के ऊपर जितनी मूवमेंट है वो भी हमें एक तरह का हेल्प करती है कि उस पार्ट के ऊपर के जितने भी डेब्रिस को हटाने में, ताकि हम जो है अ, हम जो है उस बहुमूल्य पार्ट जो हमारे जितने भी खनिज हैं उन तक इजीली पहुंच सके। ठीक है, तो सिग्निफिकेंस भी जो है हमारा वेदरिंग का। उसके बाद आता है मास मूवमेंट। ठीक है ना, मास मूवमेंट्स के अंदर क्या होता है कि ये हमारा जो है कोई भी पार्ट जो है वो हमारा ग्रेविटेशनल, इसके अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स जो है मेन है कि ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण क्या जो ऊपर की सतह है जो हमारे मान लो कोई माउंटेन एरिया है, कोई ऊपर से जो कोई भी चीज़ है वो नीचे की तरफ मूव करेगी थ्रू ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है ना, उसके साथ में डेब्रीज भी होते हैं, मतलब जितने तरह का हमारा जो है हम बात करते हैं मलबा होता है वो नीचे की तरफ खिसकना शुरू कर दे, इस कॉल्ड द मास मूवमेंट। और एक बहुत बड़े लेवल के ऊपर होता है, ये नहीं है कि हाँ एक छोटे से लेवल पे होता है। ठीक है ना, तो द मूवमेंट ट्रांसफर द मास ऑफ द रॉक्स डेब्रिज डाउन द स्लोप अंडर द डायरेक्शन इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रेविटी। ठीक है, द मीन्स द एयर वाटर और हमारे ice do not carry debris with them for the place to place, but on the other hand the debris may carry with the air, water or the ice. The movement of the mass may range for a slow to rapidly effect shallow to deep column of the material, and the included the creep, flow, slides, and both the bedrocks and the production slides fall, and the gravity exert its force on the matter, both bedrocks and the production of the weathering. So the weathering is not a prerequisite of for a mass movement through a ad mass movements are very active over the weathering slopes and the rather than over the अंडर वेदर्ड मटेरियल्स। ठीक है ना, तो जितने भी तरह की हमारी मास मूवमेंट है वो सारी की सारी क्या है हमारी डेब्रिस जो है हमारा या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स के ऊपर वो डिपेंड करती है, और एक बहुत बड़े लेवल के ऊपर जो है होती है। इसके अंदर हमारा जो है जितने भी तरह की हमारी वायु है, जल है, हिम ही अपने एक स्थान से दूसरे स्थान तक मलबा नहीं ढोते, आप ही तो मलबे को भी अपने साथ में वायु, जल और हिम ले जाते हैं, और वृद्ध की संचलन गति मंद से तीव्र हो सकती है, जिससे फलस्वरूप पदार्थ में छिछले से गहरे स्तंभ प्रभावित होते हैं, जिसके अंतर्गत विसर्पण, बहाव, स्खलन और पतन सम्मिलित है, और गुरुत्वाकर्षण बल आधार शैलों पर अपक्षय से पैदा सभी पदार्थों पर अपना प्रभाव डालते हैं, अपितु वृत्त संचलन के लिए अपक्षय अनिवार्य नहीं है, परंतु यह इस बात को बढ़ावा देती है कि वृत्त संचलन अपक्षय ढाल पर बक्षित पदार्थों की अपेक्षा बहुत अधिक सक्रिय होता है। ठीक है ना, और इसके बाद क्या है हमारा नेक्स्ट जो है वो है हमारा लैंडस्लाइडिंग। ठीक है ना, अगर हम इसमें बात करते हैं कि किस तरह से ये कुछ फैक्टर जो हैं इसके अंदर है ना, मास मूवमेंट के कुछ फैक्टर हैं वो इसके अंदर जो है हमारे वर्क करते हैं। ठीक है ना, तो मास मूवमेंट के अंदर सबसे पहले आता है हमारा नेचुरल और द आर्टिफिशियल जो है पार्ट जो है उसके द्वारा क्या है हमारे जितने भी मटेरियल वो हमारा नीचे की ओर मूव करना शुरू कर देते हैं ढाल। इसके अंदर क्या है जो हमारी ग्रेडेशन ऑफ द स्लोप जो है वो भी डिपेंड करता है, वो भी हमारा जो है हाइट में जो है वो ऊंचाई में वृद्धि कर सकता है और कमी भी कर सकता है।
ठीक है ना। उसके बाद जितने भी हमारे मटेरियल हैं, ठीक है, प्राकृतिक पदार्थ है और कृत्रिम भराव के कारण उत्पन्न अतिभार है। अत्यंत वर्षा, संतृप्त एवं ढाल के पदार्थों के लुब्रिकेशन द्वारा उत्पन्न अतिभार होता है। मतलब अगर मान लो बारिश होती है, ठीक है ना, तो बारिश भी क्या है, वो भी एक तरह की हमारी लुब्रिकेंट का काम करती है। किसी भी पार्ट को, अगर मान लो यहाँ से कोई पार्ट नीचे की ओर मूव कर रहा है बहुत बड़े एरिया के अंदर, डेब्रिज है उसके अंदर, अगर मान लो उसी टाइम वर्षा होना शुरू हो गई, ठीक है, वर्षा होना शुरू होगी, तो एक तरह की ये जो पानी है ये भी एक लुब्रिकेंट का काम करेगा और इसकी मूवमेंट को डबल कर देगा, ठीक है ना, इसकी स्पीड को डबल कर देगा। स्पीड डबल हो जाएगी, मतलब ये इसमें लुब्रिकेंट का काम कर रही है, ठीक है ना। उसके बाद है क्या है, हमारी मूल ढाल की सतह पर से पदार्थ या भार का हटना। मतलब ये हमारी जो मेन चट्टान है, मेन जो हमारी रॉक्स है, जब ये पार्ट इससे टूट के नीचे की तरफ मूव करेगा तो ये इससे हट जाती है, ठीक है ना। उसके बाद क्या, जब इस तरह की प्रोसेस होता है तो आसपास के एरिया में क्या है, हमारा जो हमारा भूकंप है, इसको बोलते हैं हम अर्थक्वेक, आना लाजमी है। विस्फोट, वाइब्रेशंस होती है, क्योंकि जब वो पार्ट बहुत ज़्यादा मात्रा में नीचे की ओर आएगा, गिरेगा, तो एकदम से वाइब्रेशन होती है। और इसके कारण क्या है, हमारा कई बारी जो है हमारा, हम बात कर सकते हैं कि जितना हमारा नेचर, हम कह सकते हैं कि जितना हमारा प्राकृतिक का भराव है या प्राकृतिक का पदार्थ है, ठीक है ना, वो रिसाव है वो होना इसमें शुरू कर देता है, ठीक है ना। कि हैवी डाउन डाउन ड्रॉ डाउन ऑफ द वाटर फॉर ए लेक रिजर्वायर एंड द रिवर्स लैंडिंग टू द स्लोप ओवर फ्लो ऑफ द वाटर फॉर द अंडर द स्लोप ऑफ द रिवर बैंक, ठीक है ना। उसके बाद झीलें, जलाशय और नदियों से भारी मात्रा में जल निष्कासन एवं परिणाम ढाल एवं नदी तटों के नीचे से जलों का मंद गति से बहना, ठीक है। और प्राकृतिक वनस्पति का अंधाधुंध विनाश, ठीक है ना। तो जितने भी अगर इस तरह की मूवमेंट होती है तो हमारे जितने भी हमारी प्राकृतिक पदार्थ हैं उनका जो है वो एक तरह से जो है उनका विनाश, उनका हम कह सकते हैं कि क्योंकि ये जो पार्ट है इसके ऊपर बहुत सारी हमारी जो है नेचुरल फैक्टर, या हम कह सकते हैं पेड़ पौधे भी तो उगे होते हैं, वो सारे के सारे भी जो है हमारी जब वो डाउन आएंगे तो उनकी उनकी जड़ें भी टूट जाएंगी और सारा कुछ जो है वो एक तरह से उखड़ जाएंगे और बहुत बड़ा पार्ट नीचे की ओर स्लाइड करेगा और हमारी जो है नेचर को इफेक्ट करता है। ये नेचुरल फिनोमिना है, नेचर फैक्टर है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा लैंड स्लाइडिंग। इसमें जो है मूवमेंट स्लो भी हो सकती है और तेज़ भी हो सकती है, ठीक है ना। दो फैक्टर आते हैं, स्लो भी होगी और रैपिडली एकदम से तेज़ भी होगी, ठीक है ना। तो दो तरह से जो है ये मूवमेंट करती हैं। उसके बाद आता है लैंड स्लाइडिंग। लैंड स्लाइडिंग क्या है कि दे आर रिलेटिव रैपिडली एंड द precipitate movements. The material involved are the relative dry, the size and the slope of the detaching mass depend on the nature of the discontinuity in the rocks, ठीक है। The degree of the weathering and the steepness of the slopes depending upon the type of the movement of the material. Several type of the identification in the category, ठीक है। इसके अंदर एक स्लम्पिंग आता है, ठीक है। स्लम्पिंग इज ए स्लिपिंग ऑफ द वन द सेवरल अंडर ऑफ द रॉक डेब्रिज विद द बैकवर्ड एंड द रोटेशन विद द रिस्पेक्टिव ऑफ द स्लोप ओवर द विच ऑफ द मोमेंट टेकिंग द प्लेस, ठीक है। अब इसके अंदर जो है हम ये हमारा जो है, इसमें मैं आपको थ्रू डायग्राम दिखा देता हूँ, ठीक है। ये हमारा स्लम्प्स का पार्ट आता है, ये वाला जो स्लम्प्स, ये वाला जो पार्ट है भाई, जब ये पार्ट नीचे की ओर मूव करेगा, देखो ये वाला जो ट्री है कैसे मूव करा, नीचे की तरफ आ गया, तो मतलब ये एक तरह की हमारी सारी डेब्रीज बन जाती हैं, ठीक है ना, जब ये पार्ट नीचे की ओर मूव करता है,
ठीक है ना। ये बहुत बड़ा पार्ट जो है, इनिशियली पोजीशन इसकी ये थी जो डॉटेड में दिख रही है, ठीक है। लेकिन जैसे ही ये पार्ट नीचे की ओर मूव करा, ठीक है, स्लम्पिंग बॉडी शोइंग द बैकवर्ड रोटेशन ऑफ द मटेरियल, जब ये पार्ट नीचे की तरफ मूव करा तो ये इस तरह से इसके साथ में ही अटैच्ड हो गया, ठीक है ना। तो अगर हम इसको बात करते हैं कि भूसंकलन जो है हमारा, भूस्खलन जो है अपेक्षाकृत तीव्र एवं अवगमन्य संचलन, इसमें स्खलन होने वाले पदार्थ अपेक्षाकृत शुष्क होते हैं, ठीक है ना। इसके अंदर किसी तरह का जो है हमारा, इसमें ज़्यादातर पार्ट जो है ड्राइनेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। और उस असंलग्न विविध का आकार और आकृति शैलों की अनिरंतरता की प्राकृतिक क्षरण एवं का अंश और ढाल की ज्यामिति पर निर्भर करता है, ठीक है ना। तो जो हमारा नेचर ऑफ द प्रोडक्ट्स है, नेचर हम कह सकते हैं कि किस तरह का जो है उसमें मटेरियल है, डेब्रिस किस तरह की है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। और ढाल की जो हमारी ज्यामिति पर डिपेंड करता है। और इस वर्ग में पदार्थों का संचलन के प्रभाव आधार पर वर्ग में कई प्रकार से स्खलन जो है हमारा पहचाना जा सकता है, ठीक है। ढाल जिसके ऊपर संचलन होता है वे संदर्भ में रोटेशन के साथ शेल मूवमेंट की एक या कई इकाइयों में फिसलन को अवसर्पण कहते हैं, और जैसे मैंने आपको बताया क्रीप्स बोलते हैं उसको, ठीक है ना। तो किस तरह से क्या है हमारा जो पार्ट है वो किस तरह से जो है नीचे की तरफ मूव करता है, ठीक है ना। और किस तरह से वर्टिकल जो है हमारा फेसिंग में मिट्टी मलबा का पर्याप्त स्वतंत्र पतन होता है। और इसके अंदर क्या है कि जो भ्रंश के नीचे पृथ पदार्थ वृत्त के संकलन को शल स्खलन कहते हैं, ठीक है ना। तो जितने भी तरह की मूवमेंट नीचे की तरफ हो रही है वो सारी जो है हमारी लैंड स्लाइडिंग बोलते हैं उसको, लैंड का नीचे की ओर स्लाइड होना, ठीक है ना, नीचे की ओर, ठीक है। इसमें तो बाट बिल्कुल टूट के नीचे हो जाता है, लेकिन इसके अंदर भी जो है इसके साथ में ही रहता है और एक तरह का मलबा बन जाता है। जैसे मैंने आपको थ्रू इसमें डायग्राम्स में दिखाया, इसे अलग नहीं होता है उसमें, इससे पहले जो हमने पढ़ा उसमें वो चीज़ अलग हो जाती है, ठीक है ना। मास मूवमेंट में भी कोई पार्ट यहाँ था, वो इससे अलग होके, बिल्कुल अलग होके, इससे इस पार्ट से बिल्कुल अलग होके यहाँ पर आ गया, नीचे आ गया, ठीक है ना। इसके अंदर क्या है, ये पार्ट इसके साथ साथ में एक तरह की डेब्रिस के रूप में इसके साथ में ही लग जाता है, इस कॉल्ड द लैंड स्लाइडिंग, ठीक है। उसके बाद है इरोजनल एंड द डिपोजिशनल फैक्टर्स, मतलब अब क्या है हमारा जितने भी हमारा अपरदन होता है और निक्षेपण होता है, जब इस तरह का पार्ट के अंदर मास मूवमेंट होगी, अब ये सारे के सारे क्या है, इनके ऊपर क्या है, अब ये सारे का सारा जो है अपरदन हो गया। हमने पढ़ा इसमें किस तरह से जो है वेदरिंग इरोजन हुआ, किसी भी चीज़ का इरोजन मतलब अगर मान लो कोई भी चीज़ किसी के ऊपर जो है हवा पानी टेम्परेचर के द्वारा कोई भी चीज़ इफेक्ट करती है, उस चीज़ को इरोजन करना शुरू कर देती है। इरोजन करने के बाद क्या है उसका डिपोजिशन भी करती है, ठीक है ना। जिस तरह से अपरदन जो भूआकृति कारक जैसे जिसमें प्रवाहित जल है, भौम जल है, हिमानी है, वायु है, लहरें हैं, ठीक है ना। इनके अंदर जैसे मान लो वाटर है हमारा, अंडरग्राउंड वाटर है, ठीक है, ग्लेशियर है इसके अंदर, और विंड है, ठीक है। और कितने अलग अलग तरह की जितनी भी हमारी स्ट्रीम्स हैं, ठीक है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर ले जाती है, और जिस कारण से उन उन पार्ट के अंदर क्या हम उसको क्या बोलते हैं, डायनामिक प्रोसेस बोलते हैं। और इस भूआकृति कारकों के द्वारा परिवहन किया जाता है, और चट्टाने लंबे मलबे द्वारा अपघर्षण भी अपरदन में पर्याप्त योगदान देता है, और अपरदन द्वारा उच्चावच का निम्नीकरण होना शुरू हो जाता है। मतलब कोई भी पार्ट जो है ऊपर ऐसे है, ये पार्ट है, ये जब इसका कटाव होगा तो वो क्या है, इस पार्ट ये पार्ट ऐसे बन जाएगा, पहले ये ऐसे था अब ये ऐसे बन गया, ठीक है। तो ये इसका ऊपर का जो पार्ट है इसको थ्रू जो है हमारा हम कह सकते हैं कि वाटर के द्वारा जो है ग्राउंड वाटर है, ग्लेशियर है, तो ये विंड है, ये सारे फैक्टर इस पे इफेक्ट करते हैं और इसको जो है हटा देते हैं, इस कॉल्ड द इरोजन। और जहाँ पर जाकर इसको स्थापित करेंगे, सपोज इसको विंड की डायरेक्शन ये थी तो ये पार्ट हट गया ऊपर से और ये जाकर यहाँ पर स्थापित हो गया,
या फिर यहाँ डाउन में चला गया यहाँ पर, क्योंकि इसको उड़ाकर ये नीचे की ओर यहाँ पर लेके आएगी थ्रू द ग्रेविटेशनल फोर्स इज कॉल्ड द डेपोटेशन। ठीक है, उसको बोलते हैं निक्षेपण। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा सॉइल फॉर्मेशंस। ठीक है ना, तो सॉइल फॉर्मेशन क्या है कि जो हमारे अर्थ के ऊपर जितनी भी हमारा मिट्टी है उसका निर्माण किस तरह से, हमें पता है कि उसको 2 सेंटीमीटर बनने में कितने लाखों साल लगे हैं ना, लाखों साल के द्वारा 2 सेंटीमीटर की जो लेयर है वो बनी है। ठीक है, और हमारी जितनी भी नेचुरल फैक्टर है, नेचुरल जितनी भी नेचर है उसको बढ़ावा देने में सोइल का बहुत ज़्यादा अहम रोल अदा है। ठीक है ना, अलग अलग हम कह सकते हैं कि जितने भी हमारे एनिमल्स हैं या जितने भी अलग अलग फैक्टर्स हैं उनके लिए भी सॉइल बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। ठीक है ना, तो नेचर के ऊपर जो भी हमारे जो नेचुरल फैक्टर बना है, सबसे पहले सॉइल के आने के बाद ही जितना भी हमारा जो है इन्वायरमेंट के ऊपर जो हमारे जिसमें पेड़ पौधे ज़्यादातर, उसके बाद जानवर आए, सारे फैक्टर जो है सॉइल के द्वारा ही इफेक्टेड हुए हैं। ठीक है ना, तो हम कह सकते हैं कि किस तरह से कि एक मृदा जो है हमारा, अगर हम देखते हैं कि चाहे वो हमारा लैंड एरिया हो, चाहे वो हमारा माउंटेन एरिया हो, तो डिपेंड करता है अलग अलग जगह पर उनकी मात्रा, क्वांटिटी लैंड एरिया में ज़्यादा हमें देखने को मिलती है जितनी भी हमारी मृदा है जिसको हम सॉइल बोल रहे हैं। ठीक है ना, उसके बाद क्या है कि जो हमारी सॉइल है, ठीक है, वो जितने भी हमारे नेचुरल फैक्टर हैं उन सभी का ही एक रूप से अंश है। ठीक है ना, और जिसके अंदर क्या है, जितने भी हमारे जो है हम बात कर सकते हैं कि बायोटिक फैक्टर है। ठीक है ना, वो बायोटिक फैक्टर को कंजर्व करने में, बायोटिक फैक्टर को क्या कह सकते हैं कि हम उनको जो है पोषित करने के अंदर जो है वो हमारी सॉइल का सबसे ज़्यादा मेन रोल अदा करती है। ठीक है ना, और अगर हमारी वो सॉइल जो है अलग अलग टेम्परेचर के द्वारा, अलग अलग अगर कंडीशंस है उनमें अलग अलग उसका जो है हमें प्रोसेस देखने को मिलता है। ठीक है ना, अब प्रोसेस ऑफ द सॉइल किस तरह से जो है हमारा इसका निर्माण हुआ है, तो ठीक है, इसको बोलते हैं मृदा जनन। ठीक है, पैडोजेनेसिस। ठीक है, अगर हम बात करते हैं प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशंस, तो इसको बोलते हैं, किस तरह से निर्माण हुआ इसको बोलते हैं पैडोजेनेसिस। अब पैडोजेनेसिस क्या है कि इसके अंदर क्या है कि अपक्षय पर निर्भर करती है, और अपक्षय इसमें जो हमारी वेदरिंग है उस पे ऊपर मेन जो है जो इरोजन है उस पर इफेक्ट पे करती है, क्योंकि कोई भी पार्ट जो है जब वो टूटना फूटना शुरू कर देगा, जैसे हमने पहले पढ़ा इंडो एक्सोजेनेटिक के बारे में सारा पढ़ा, तो ये सबसे लास्ट रूप है सॉइल फॉर्मेशन का, क्योंकि सॉइल का एक तरह से अगर मान लो कोई भी चट्टान जब टूटती फूटती है तो सबसे लास्ट में क्या है, वो छोटे छोटे कणों में परिवर्तित हुए थे, वो छोटे छोटे कण ही हमारी मृदा को बनाने में इफेक्टेड करते हैं। ठीक है ना, तो यही कह रहे हैं भी सबसे पहले ये डिपेंड करता है हमारे इरोजन्स के ऊपर। ठीक है, वेदरिंग के ऊपर डिपेंड करता है, और इसी के कारण ही जो है हमारा मूल जो निवेश है, जो मेन इन्वेस्टमेंट है किसकी, सॉइल की, वो मेन वेदरिंग के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है ना, और इसके अंदर कई प्रकार के, जैसे मान लो बैक्टीरिया है या अलग अलग तरह की हमारे जितने भी जैसे जितने तरह के एनिमल्स हैं, जितने तरह की हमारे पेड़ पौधे हैं, उनकी भी पत्तियां गिरती हैं, तो ठीक है, एक तरह का कंपोस्ट का काम करते हैं, वो भी इसमें इंक्लूडेड होते हैं। अलग अलग जानवर जो हैं, जैसे मान लो एनिमल्स हैं, जब वो उनकी डेथ हो जाती है, जब वो मर जाते हैं, तो वो भी एक तरह के क्या है, थ्रू द बैक्टीरियल फॉर्म, ठीक है, थ्रू द बैक्टीरिया प्रोसेस के द्वारा क्या है, वो भी जो है इंक्लूडेड, वो भी मृदा के अंदर मिल जाते हैं। ठीक है ना, तो ये सारे के सारे फैक्टर जो हैं, ये सारे के सारे जो है मृदा निर्माण में बहुत ज़्यादा हमें कह सकते हैं कि हेल्प करते हैं। एक हमारा पेडोलॉजी भी आता है। पेडोलॉजी इज़ द साइंस टू स्टडी द सॉयल। ठीक है, तो पेडोलॉजी जो है वो भी एक मृदा विज्ञान है, जो पेडोलॉजी एक मृदा
किस तरह से हम इसकी स्टडी करते हैं वो पेडोलॉजी के अंदर होती है भी। जैसे हम इसको डीपली खोद के देखते हैं भी किस तरह से, जैसे सॉइल टेस्टिंग होती है ना, फार्मर करवाते हैं अपने ज़्यादातर लैंड्स की सॉइल टेस्टिंग। भाई किस तरह की सॉइल जो है हमारे है, भाई हमें जो है इस बारी अच्छी पैदावार नहीं मिल रही है, तो उसके लिए क्या है, सॉइल टेस्टिंग होती है। तो थ्रू साइंटिस्ट के, वो जो साइंटिस्ट इसके बारे में जानते हैं, वो सॉइल टेस्टिंग करते हैं। एक 6 फुट 7 फुट का एक गड्ढा बनाया जाता है, उसमें उसमें अलग अलग जो है सैंपल्स लिए जाते हैं, और सैंपल्स के थ्रू क्या है, वो पहचानते हैं भी ऊपर की लेयर में कितने उसके अंदर जो है मिनरल्स हैं, और जैसे जैसे डाउन में जा रहे हैं तो कितने मिनरल्स उसमें कम हो रहे हैं या कितने मिनरल्स उसमें बढ़ रहे हैं। तो वो सारे की सारे हमें बता देते हैं भी ये चीज़ की कमी है, इस कारण से आपकी जो है खेत की पैदावार जो है वो कम हो रही है। ठीक है, तो ये भी एक सॉइल टेस्टिंग है, वो भी हम एक इसमें प्रोसेस में कर सकते हैं। ठीक है ना। वो भी हमारा जो है पेडालॉजी जो है, जैसे मैंने बताया पेडालॉजी है, इसके अंदर वर्क करता है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा सॉइल फैक्टर, जितने भी हैं। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर हैं वो इसको प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा पेरेंटल फैक्टर। ठीक है ना, जो हमारे सॉइल फॉर्मेशंस को प्रभावित करते हैं। ठीक है ना, इसके अंदर जो है पहले सबसे पहले आते हैं हमारे, वैसे तो इसमें 5 फैक्टर आते हैं। सबसे पहला हमारा जो फैक्टर आता है इसके अंदर, वो आता है हमारा जो इसका मेन पार्ट है, जिसको बोलते हैं मूल पदार्थ। ठीक है, जो मेन मटेरियल है। फिर उसके बाद आता है हमारा इसकी स्थलाकृति। ठीक है ना, जितने भी तरह के हमारा जो है इसके ऊपर हम बात कर सकते हैं कि अलग अलग हमारी टोपोलॉजी। ठीक है ना, सबसे पहले आता है हमारा पेरेंटल मटेरियल। पेरेंटल मटेरियल। ठीक है, फिर आता है हमारा टोपोलॉजी, टोपोग्राफी कह सकते हैं हम। फिर आती है हमारी क्लाइमेट। फिर आता है हमारा बायोलॉजिकल एक्टिविटी। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा टाइम। तो ये 5 फैक्टर जो है हमारे इस पे वर्क करते हैं, किस तरह से सॉइल फॉर्मेशंस को, फैक्टर को इफेक्ट करते हैं। ठीक है ना, ये 5 फैक्टर जो है, सबसे पहले आता है हमारा इसके अंदर, जैसे हमने बात की थी। ठीक है, उसमें आता है हमारा, ये मैंने आपको लिखी दी इसमें, पेरेंटल फैक्टर भी इसके अंदर, जो हमारा मूल मूल जो फैक्टर है। ठीक है, वो भी सॉइल फॉर्मेशन के अंदर भी जितना जिससे मिलकर बनी है हमारी सॉइल, वो भी इसको इसको प्रभावित करती है। इसके अंदर मटेरियल ही बताएगा कि कितनी जो हमारी मृदा है वो इतनी ज़्यादा हमारी उपजाऊ है, कितनी फर्टाइल है, वो पेरेंटल मटेरियल ही बताएगा हमें सॉइल के अंदर। फिर आता है हमारी टोपोग्राफी। टोपोग्राफी भी हमारी जो है सॉइल फॉर्मेशंस को वो हमारी प्रभावित करती हैं। कैसे प्रभावित करते हैं कि एक टोपोलॉजी, मान लो एक हिली एरिया है, उसकी मृदा जो है, उसका जो सॉइल है वो उपजाऊ फर्टाइल कम होगी, जबकि लैंड एरिया के अंदर वो फर्टाइल ज़्यादा होगी। ठीक है, तो टोपोलॉजी भी इफेक्ट करते हैं, क्लाइमेटिकल फैक्टर भी इफेक्ट करते हैं। सपोज किसी एरिया के अंदर क्या है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, जैसे मान लो डेजर्ट एरिया, तो क्या डेजर्ट एरिया की क्लाइमेट, डेजर्ट एरिया की जो सॉइल है उसके रेत के कण मोटे होंगे, और वहाँ पर क्या हमें कितना को उपजाऊपन हमें देखने को मिलता है, बड़े बड़े सैंड ड्यून्स हैं, है ना, बड़े बड़े जो है, हम रेगिस्तान के अंदर टीले हैं मिट्टी के। तो क्या हम अगर सॉइल की बात करें तो सॉइल तो वहाँ भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन वहाँ कुछ फर्टाइल नहीं है। ठीक है, तो वहाँ पर क्लाइमेटिकल इफेक्टर है, मतलब टेम्परेचर भी जो है हमारी सॉइल की फॉर्मेशंस को इफ़ेक्ट करता है, जो क्लाइमेटिकल इफेक्टर है यहाँ पर हमारा। अगर मान लो वही, अगर हम बात करते हैं पंजाब की बात करते हैं, तो पंजाब में हमारी क्या है, वहाँ पर क्लाइमेट भी अच्छी है, पानी का सोर्स भी है, मतलब वाटर सोर्स भी है। ठीक है ना, और जो लैंड के ऊपर जितनी हम बात करते हैं, लैंड की जो हमारी लैंड के ऊपर जितनी मात्रा के अंदर जो हमारी सॉइल है वो भी जो है बहुत ज़्यादा फर्टाइल है। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर क्या है, अलग अलग हम बात कर सकते हैं इसमें, जैसे फॉस्फोरस है, जिंक है, सल्फेट है, मैग्नीशियम है, आयरन है, वो ये सारे सारे जितने भी फैक्टर हैं, जितने अगर ये सारे
सॉइल के अंदर होंगे तभी वो सॉइल जो है उतनी ज़्यादा फर्टाइल होगी। ठीक है, तो क्लाइमेटिकली फैक्टर भी इफेक्ट करते हैं, फिर बायोलॉजिकल एक्टिविटी भी जो है वो सॉइल फॉर्मेशन को फैक्टर करती है। जैसे मैंने बताया कि जितने भी हमारे ट्री है, रेट है, ये सारे सारे बायोलॉजिकल फैक्टर में आते हैं। ठीक है ना, तो बायोलॉजिकल प्रोसेस के द्वारा भी क्या है हमारी सॉइल फॉर्मेशन को इफेक्ट किया जाता है। ठीक है ना, क्योंकि इसके अंदर क्या है, जैसे मान लो वो भी हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं कि जैसे मान लो पत्ते हैं, पेड़ पौधों के पत्ते हैं, या जानवरों का मरना है, वो सारे के सारे भी जब मतलब आखिर में क्या है मिट्टी में ही मिलना है उन्होंने आके, तो वो भी एक बायोलॉजिकल फैक्टर के अंदर आते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा लास्ट जो है टाइम है। टाइम सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि टाइम अगर जितना टाइम लगेगा उस चीज़ को प्रोसेस, टाइम भी एक तरह का फैक्टर है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया भी, जो मिट्टी को बनने के लिए जो है 2 सेंटीमीटर परत को बनने में जो है लाखों करोड़ों साल लगे हैं ना, तो वो अगर प्रोसेस नहीं होगा तो कैसे हम जो है सॉइल फॉर्मेशन कैसे होगा, निर्माण कैसे होगा। ठीक है ना, तो इसी के साथ ही जो है हमारा जो 6 चैप्टर है वो कंप्लीट है, जैसे हमने इसमें पढ़ा। ठीक है ना, सबसे पहले फोर्सेस के बारे में बात की हमने, इंडो एक्सो के बारे में बात की, डायस्ट्रॉपिकल वोल्केनिज्म, एक्सोजेनेटिक फोर्स किस तरह से इफेक्ट करती है थ्रू द वेदरिंग प्रोसेस। वेदरिंग प्रोसेस आगे 3 पार्ट में डिवाइड है, जिसमें केमिकल है, फिजिकल है, बायोलॉजिकल है। केमिकल के अंदर ये पार्ट है जिसमें सॉल्यूशन है, कार्बोनेशन है, हाइड्रेशन है, ऑक्सीडेशन है। ठीक है, ये पार्ट है। उसके बाद मैंने बात की स्पेशल इफेक्ट ऑफ द वेदरिंग, किस तरह से एक अलग से किस तरह से जो है वेदरिंग इफेक्ट करती है। ठीक है ना, उसके बाद है सिग्निफिकेंस ऑफ द वेदरिंग। तो वेदरिंग का महत्व क्यों है, क्यों वेदरिंग जरूरी है, अगर वेदरिंग होगी तो हमारे लिए कितना इफेक्टिव है वो, है ना। तो उसके बाद आती है मास मूवमेंट के बारे में बात की हमने, लैंड स्लाइडिंग के बारे में, इरोजन और डिपोजिशंस के बारे में बात की, फिर आएगा सॉइल फॉर्मेशन, इसके बारे में बात की, प्रोसेस ऑफ द सॉइल फॉर्मेशन के बारे में, सॉइल फॉर्मिंग के बारे में बात की। इसमें 5 पार्ट डिवाइड करते हैं, पेरेंटल है, टोपोग्राफिकल है, क्लाइमेट है, बायोलॉजिकल है, और टाइम है। ठीक है ना, तो ये सारे के सारे जो फैक्टर हैं ये इफेक्ट करते हैं हमारे भी किस तरह से जो है एक जियोमॉर्फिक प्रोसेस है किस तरह से वर्क करता है। ठीक है ना, चाहे वो इंटरनली हो चाहे वो एक्सटर्नल हो, तो किस तरह से जो है वो हमारी उस चीज़ को अफेक्ट करता है। ठीक है, ओके, थैंक यू।